बच्चों, हम कौन से सर्किट्स पढ़ रहे हैं आजकल? जी शाबाश, हम डीसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। तो ये भी डीसी सर्किट ही है। तो ये हमारे पास सोर्स है। तो दो ही चीजें होती है ना एक सर्किट में, एक पैसिव कंपोनेंट होते हैं और एक एक्टिव कंपोनेंट है। मैंने आपको बताया एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं, जनरेटर होते हैं। पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी कंज्यूमर होते हैं। तो इस आर से मुराद पूरे घर का लोड है, इस आर से मुराद पूरे मुल्क का लोड भी आप ले सकते हैं, और इस वी से मुराद जो है ना पूरे मुल्क की जनरेशन ले सकते हैं आप, या एक सिंपल सेल भी ले सकते हैं रेडियो का, तो या एक मोबाइल की बैटरी भी हो सकती है, तो या सिंपल एक सेल और एक रजिस्टर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये ओवरऑल पूरे एक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तरफ हमारे पास जनरेशन होती है, सोर्स होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, और एक तरफ कंज्यूमर होता है, और ये लोड है हमारे पास। तो आर से मुराद रेजिस्टेंस से मुराद लोड है, जो आउटपुट है जहां पर ये एनर्जी कंज्यूम होनी है। जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। लेट से डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो पर यूनिट टाइम यानी कि एक सेकंड में यहां से फ्लो कर रहा है। लेट से डेल्टा क्यू बी द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज पासिंग थ्रू दिस वायर इन 1 सेकंड यूनिट टाइम। तो अब वो डेल्टा क्यू चार्ज है वो पहले तो यहां था ना, पहले तो वो यहां से सोर्स ने उसको यहां पहुंचाया। जब सोर्स ने उसको यहां से यहां पहुंचाया तो सोर्स ने उस पर क्या किया, वर्क किया। द एनर्जी supplied by the source or the work done by the source per unit time. The energy supplied by the source per unit time in uplifting it from low potential to high potential is called electrical power input. यहां पर हम इलेक्ट्रिकल पावर को दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक इनपुट के लिहाज से और एक आउटपुट के लिहाज से। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, जो वापडा वाले वर्क कर रहे हैं, जो वापडा वाले एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू बाबा। और सब दोस्तों को दे दी है, इकराम वगैरह सबको मिल गई चाय? दे दी है, दे दो। अगर ना हो ना तो यहाँ से ले जाना थोड़ी सी और। अच्छा पता कर लो, आपने पी ली है? आपने पी ली है? चाय नहीं पीते हैं? ले लेना आप भी, अगर कम हो तो इसमें से ले लेना, ठीक है? अच्छा चले, मेहरबानी बाबा, बस दुआ क्या करो। एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, तो जब चार्ज को अपलिफ्ट किया जा रहा होता है, जब चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, वापडा के बाद जब चार्ज वापस चला गया तो वो बिल्कुल डाउन होकर गया है। सुबह में नाश्ता करके आया हूँ, अब मैं यहाँ पढ़ो के काम करके जब जाऊंगा तो फिर ऑटोमेटिकली मुझे भूख लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरी एनर्जी यूज हो गई है। मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इस्तेमाल हो रही है। तो जब एनर्जी इस्तेमाल होती है, एनर्जी यूज हो रही होती है, तो उसके बाद उस चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा तो वो बिल्कुल लो लेवल में पहुंच चुका होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट पर होगा, पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव प्लेट पर होगा तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। अब सोर्स ने क्या करना है, सोर्स ने नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, नॉन इलेक्ट्रिकल पावर को यूज करना है। जो उसके पास डैम है तो वाटर है, अगर वो इलेक्ट्रिकल थर्मल है तो उसके पास वो है हीट है। अब वो उस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके उस चार्ज को अपलिफ्ट करेगा। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स पर यूनिट टाइम। अब एक सेकंड में, अब यहाँ पर जो छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह मंगल वाले दिन जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ईएमएफ, वो जरा इससे डिफरेंट है। उसमें चार्ज कंसर्न होता है, यहाँ टाइम कंसर्न है। अब इसमें ये कंसर्न नहीं है कि डेल्टा क्यू कितने कूलम चार्ज है, बस टाइम कंसर्न है। भाई एक सेकंड में वो सोर्स कितने चार्ज को अपलिफ्ट करता है, ये मैटर नहीं करता। वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, कितनी एनर्जी से दे रहा है, कितनी एनर्जी उस चार्ज को दे रहा है। चार्ज चाहे 1 कूलम जा रहा है या 2 कूलम जा रहा है या 5 कूलम जा रहा है, वो एक सेकंड में टोटल सोर्स जो है वो अपनी कितनी नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके चार्ज को अपलिफ्ट करता है, उसे एनर्जी सप्लाई करता है, वो है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। इलेक्ट्रिकल पावर, the work done per unit time, the energy supplied by the source per unit time। ज्यादा बेहतर यह है कि सोर्स एक सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई करता है उस चार्ज को अपलिफ्ट करने के लिए फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई। लो मैंने आपको पहले कहा था, नेगेटिव को हमेशा लो लेंगे, पॉजिटिव को हाई लेंगे, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। अब हमें इस पावर को कैलकुलेट करना है। डेफिनेशन समझ आ गई? किसी बच्चे को कोई इतराज हो तो बता दे यहां तक। सर्किट कैसे कंप्लीट होगा?
सर्किट इसी तरह कंप्लीट होगा ना कि अगर डेल्टा क्यू चार्ज यहां से इधर आ रहा है तो उतना ही डेल्टा क्यू चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाना चाहिए ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। और मेरे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कैसे रहेगा, ये तो सोर्स की डेफिनेशन है, इट मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। तो दैट्स व्हाई ये उसने लाजमी करना ही करना है। तो ये वो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम वो सप्लाई करेगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम चार्ज को देगा, ये उसकी इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट है। अब हम जानते हैं कि पावर इनपुट किसके इक्वल होगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितने चार्ज को अपलिफ्ट कर रहे हैं हम, लेट्स डेल्टा डब्ल्यू बी दी वर्ड, यहाँ डेल्टा डब्ल्यू से चेंज नहीं है, डेल्टा डब्ल्यू से स्मॉल भी नहीं है, बट डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन है। लेट्स डेल्टा डब्ल्यू बी दी वर्क डन बाय द सोर्स, एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन टाइम डेल्टा टी। अब वर्क किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू इंटू वी ओवर डेल्टा टी। दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वोल्ट। कितने चार्ज को हम लेकर गए हैं डेल्टा टी टाइम में, कितना चार्ज ऊपर गया है, वो डेल्टा क्यू है, मैंने आपको बताया डेल्टा क्यू विद चार्ज दैट इज फ्लोइंग इन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू चार्ज है जो यहां से यहां तक गया है इन टाइम डेल्टा टी। तो फिर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आपको पता ही है कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा क्यू चार्ज है और वी इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था। अब मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इंटू वी, और ये क्या चीज है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट है, तो वी आई। तो इनपुट पावर किसके बराबर होगी, वो होगी वी आई के बराबर, वी आई। तो अब ये पावर जो वी आई मैंने निकाली है, बताओ ये किसकी पावर है, बोलो बोलो भाई, आवाज आ रही है आप सबको, और मतलब क्या है इसका, इस फॉर्मूले की जरा फिजिक्स बताना। अल्लाह के बंदो, सोर्स एक आइडियल सोर्स ले रहा हूं, इसकी रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो सोर्स हमें मैक्सिमम क्या दे सकता है, अजवर सरदार, सोर्स हमें मैक्सिमम क्या दे सकता है, ये दे सकते हैं ना, वोल्टेज और करंट। तो भाई सब सोर्स जो मैक्सिमम वोल्टेज जो हमें दे सकता है वो वोल्टेज, और वो जो मैक्सिमम हमें करंट दे सकता है वो करंट, उसमें मल्टीप्लाई कर लो, इससे आपको सोर्स की पावर मिल जाएगी, इनपुट पावर मिल जाएगी। हमारा जो एक मीटर है ना, जो हमारा छोटा मीटर है, जो एक मीटर हमारे घर में लगा हुआ है, एक मीटर जो सिंगल मीटर होता है, वो 5000 वाट का होता है, 5 किलो वाट उसकी पावर होती है, 5000 वाट। अब आप इसको देख लो, अगर वो हमें 220 वोल्ट दे रहा है, 5000 को आप 220 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास करंट आ जाएगा, कि वो हमें कितना मैक्सिमम कितना करंट दे सकता है। और यहां से मैंने निकाला है कि वो तकरीबन में 20-25 एम्पेयर देता है। और अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। फिर अगर वोल्टेज अगर हमारा 240 से भी, आजकल जो हमें वोल्टेज दे रहा है वो मेरे घर में तो आ रहा है, या तो मेरा वोल्ट मीटर डिजिटल खराब हो गया है, वो 280 प्लस रीडिंग दे रहा होता है। तो अगर वोल्टेज इतना ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है फिर करंट बहुत कम हो गया है, इसका मतलब है करंट कम है पीछे से। बहरहाल ये बाउटा वालों की अपनी हिकमत अमली होगी। तो एक सेल ले लें आप, सेल सेल ले लें, उस सेल के साथ आप वोल्ट मीटर लगा दें, ये उसके साथ वोल्ट मीटर लगा दें, और इधर आप एमीटर लगा दें। जो एमीटर होता है ना, ये करंट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना वो बिल्कुल कम होती है, मिनिमम होती है, यानी कि वो एक शॉर्ट सर्किट सा बन जाएगा। वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दे देगा, एमीटर आपको मैक्सिमम, देखिए इसमें लोड नहीं है, इस वक्त ना कोई लोड नहीं है, इस वक्त कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं है इसके साथ। जब इसके साथ कोई लोड कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, करंट अपने लेवल, जब रेजिस्टेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, यानी कि ये जो सोर्स है ना मैक्सिमम करंट दे रहा होगा, तो एमीटर मैक्सिमम करंट की रेटिंग बता रहा है, मैक्सिमम करंट यहाँ से आ रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ से आ रहा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस सेल की पावर आ जाएगी आपके पास। तो किसी भी सोर्स की पावर डिटरमिन करनी हो ना, याद रखना वी आई रिलेशन, जो वी आई है, दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर सोर्स, कि एक सोर्स का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और अगर उनके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान शॉर्ट सर्किट कर दी जाए, यानी कि सिंपल एक तार लगा दी जाए, रेजिस्टेंस मिनिमम कर दी जाए,
और फिर देखा जाए कि वो मैक्सिमम कितना करंट दे सकता है। अगर आप उस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चलेगा कि ये सोर्स जो है ना कितनी पावर का है। अब मैं जनरेटर लेने जा रहा हूँ, जनरेटर वो मुझे कह रहे हैं 2700 वाट का जनरेटर चाहिए, 5000 वाट का चाहिए, 10,000 वाट का चाहिए। मैंने कहा यार इतना तो लोड नहीं है, 2700 वाट का ही ठीक है। 2.7 किलो वाट हो गया तकरीबन। 1 मीटर 5000 वाट दे रहे हैं, 5 किलो वाट, तो वो 2.7 किलो वाट का था। फिर उसने कहा भाई आपको ये देगा, चौक शहीदा से मैं जनरेटर परचेज कर रहा था, उसने कहा आपको ये देगा 2.5 किलो वाट। मैंने कहा भाई वो क्यों? तो जाहिर बात है वो अब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी आया होगा, क्योंकि वो तो एक प्रैक्टिकल जनरेटर है ना। तो आइडियल में तो ये होता है ना जो रेट है लिखा हुआ है, रेटेड जिसे कहते हैं रेटेड, जो लिखा हुआ है वही गिवन होगा, आइडियल है। प्रैक्टिकली तो फिर उसके अपने रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव होती है। तो 2.7 किलोवाट का मतलब है कि 2700 जॉल पर सेकंड तो वो वर्क कर रहा होगा, लेकिन उसमें से 200 जॉल पर सेकंड उसके अपने अंदर जाया हो रही होगी, और 2500 पर जॉल आपको एनर्जी पर सेकंड जो है ना जॉल पर सेकंड आपको मिल रही होगी। तो खैर काफी पुराना हो गया, काफी पुरानी बात है ये। अब तो शायद पावर उससे भी कम हो उसकी, क्योंकि शुरू शुरू में तो वो एसी भी चला देता था। अब वो मोटर पे भी थोड़ी आवाज उसकी चेंज हो जाती है, मोटर पे भी तंग करता है, पंखे वगैरह बंद करने पड़ते हैं। वक्त के साथ साथ जो है ना फिर उसकी सारी बात, अब जनरेटर को इंजन तो कोई नहीं खोलता ना, बाहर से उसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग कर देते हैं। और वो उसके अंदर से खोलें तो फिर पता चलेगा अंदर कितना जंग लगा हुआ है, कितना वो खराब हुई है, वो फिर उसका और असर आ जाएगा, उसकी फिर और ज्यादा पावर लॉस हो जाएगी। इसलिए अब उसकी सोच इस टाइम बढ़ गई। जी जी बोलें। नहीं, क्योंकि वोल्ट मीटर में से इधर से तो करंट जाना नहीं है ना, उसने देना ही पोटेंशियल डिफरेंस है सिर्फ। ओके, अब ये है सोर्स की पावर निकालने का फॉर्मूला वी आई। अब हम आ जाए लोड की तरफ, ये रेस कर दूं बच्चे? ओके, अब ये चार्ज यहां पर आता है। मुझे ये बताइए, जितना हमारे पास फर्ज करें कि सोर्स ने अगर एनर्जी इसको दी है 5000 जॉल पर सेकंड दी है, तो जब ये चार्ज यहां से निकलेगा तो इसके बाद इतनी एनर्जी होगी 1 कूलम। अगर फर्ज करें कि ये 1 कूलम चार्ज है, फर्ज करें अगर 1 कूलम चार्ज 5000 जॉल एनर्जी लेकर यहां पर पहुंचा है, तो ये जब बाहर निकलेगा इसके बाद इतनी एनर्जी होगी जितनी सोर्स ने इसको दी है। हम्म, बोले। हम्म, अब अब ठीक है, वेरी गुड। बस ये ध्यान में रखें ना, ये बात ध्यान में रखें बस, ठीक। अगर ये आइडियल है, अभी ये आइडियल ही है, क्योंकि अभी मैंने ना इसके साथ रेजिस्टेंस शो नहीं की हुई। जब बैटरी ऐसे लगी है ना सिंपल, इसका मतलब ये होता है कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। फिलहाल आइडियल केस में तो बिल्कुल ठीक है, जितना हम उसे देंगे उतनी ही वो लेके जाएगा। हाँ, ध्यान में होना चाहिए कि प्रैक्टिकली कभी भी इतना नहीं होता। प्रैक्टिकली जितना वो आपका क्लेम कर रहा होता है कि मैंने इतना वर्क किया, इतनी एनर्जी दी है, एक्चुअली वो चार्ज उतनी एनर्जी लेकर हमारे घर नहीं आ रहा होता। इसलिए आउटपुट को फिर अलग से फाइंड करना पड़ेगा, आउटपुट पावर को अलग से फाइंड करना पड़ेगा। डेफिनेशन जो आपने लिखी हुई है अपनी बुक में, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स लिखा हुआ है ना, वहां पर लिखे बाय द चार्ज, द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज पर यूनिट टाइम टू द लोड, अक्रॉस द लोड भी कह सकते हैं, टू आर अक्रॉस टू द लोड is called electrical power output। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता था, इसलिए मैं आपको बार बार कहता था, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते, लिफ्ट नहीं कराते मुझे, कि पावर हमें करंट देता है, वोल्टेज पावर नहीं देता। हमारे पास ना मीटर से लेकर तो टेक अ साइड ना बयाली लिख ले, एक तो ड्रामे आप लोगों के खत्म नहीं होते। हमारे पास जो पावर है ना, वो वापडा से एक पंखे तक करंट की मदद से पहुंचती है, चार्ज की मदद से पहुंचती है। वोल्टेज तो उसी लम्हे पहुंच जाता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं वोल्टेज तो उसी लम्हे आ जाता है, लेकिन पावर जो है ना वो हमारे पास करंट की मदद से, ये जो पंखे की स्पीड बढ़ती रहती है वो उसी वजह से बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा होता है। तो पावर बेसिकली करंट लेकर आता है। इसीलिए यहां पर लिखा जा रहा है द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, जो चार्ज अब जा रहा है
जो चार्ज सोर्स से अब लोड की तरफ जा रहा है, अब लोड को जो पावर दी जाएगी वो चार्ज की मदद से ट्रांसफर की जाएगी। तो 1 सेकंड में चार्ज लोड को कितनी एनर्जी ट्रांसफर करता है? द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज प्रोवाइडेड बाय द चार्ज अक्रॉस द लोड टू द लोड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब आइडियली, जैसे भी मैंने कहा था, आइडियली हम कह सकते हैं कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमारी बराबर होगी। अब हम पावर आउट निकाल रहे हैं। अब आइडियली मैं आउटपुट पावर को कह सकता हूं कि ये VI के बराबर है आइडियली। प्रैक्टिकली आउटपुट पावर इनपुट पावर से हमेशा कम ही होगी, लेकिन आइडियली मैं कह सकता हूं कि ये VI के बराबर है। लेकिन आउटपुट पावर का फॉर्मूला कभी भी VI हम यूज करते नहीं है। कर सकते हैं मतलब अगर आपको पता हो तो इतना करंट जा रहा है, इतना वोल्टेज है, लेकिन ये बेस्ट वे नहीं है। V बराबर होता है IR, तो ये आ जाएगा फिर IR इंटू आई, तो ये है I²R। और ये हम यूज करते हैं कहां पर? ये हम यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये असल में ना ये I²R जो ये बेसिकली आउटपुट पावर का फॉर्मूला है। तो आपके पास जो बल्ब है, जो आपके पास रेजिस्टर है, अगर वो सीरीज में लगा हुआ है तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि सीरीज में करंट सेम रहता है, बार बार करंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो एक आपने बल्ब या कोई रेजिस्टर लगाया हुआ है तो उसकी रेजिस्टेंस आपको मालूम है, करंट उस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है I²R, तो ये है वो पावर जो उस रेजिस्टर को मिल रही होगी या जो उस रेजिस्टर में कंज्यूम हो रही होगी, जो उस रेजिस्टर के क्रॉस खर्च हो रही होगी। आप पंखे की रेजिस्टेंस ले लें, पंखे की टोटल ओहम मीटर लगाएं इसके दोनों तारों के दरमियान, चाहे ये बंद ही हो, क्योंकि ओहम मीटर उस वक्त भी काम करता है जब करंट ना आ रहा। तो आपको बता देगा पंखे की पूरे जो सर्किट है ना अंदर, पूरी मोटर कॉइल वगैरह सारे, उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। जब ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पर उसको देख लें इसमें से कितना करंट जा रहा है, I²R करके आप निकालेंगे कि पंखा इस वक्त इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फिर I को चेंज कर दो, I = V/R होता है, I = V/R, तो फिर ये हो जाएगा V²/R। ये बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आप अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब करंट भी ना फाइंड करना पड़े आपको, क्योंकि आपके घर में सारा पैनल लगा हुआ है। तो भी वोल्ट मीटर जो मेन पैनल बॉक्स पे लगा हुआ है, मेन आपके घर के पैनल में, वहां से वोल्टेज नोट करें, पंखे की दोनों तारों या बल्ब जो है या AC है या कोई भी जो इसके मेन टर्मिनल है ना, दो इनपुट टर्मिनल, इवन यहाँ जो मेन स्विच है वहां भी आप लगा कर ना ओहम मीटर उसकी टोटल रेजिस्टेंस देख सकते हैं, AC की टोटल कितनी रेजिस्टेंस है। तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस और V²/R जो वोल्टेज आया हुआ है उससे डिवाइड कर दें, आपको पावर मिल जाएगी कि इसकी कितनी पावर है। आमतौर पर AC कितने वाट का होता है? मेरे ख्याल में 2000 वाट का होता है ये, शायद ऐसे नहीं, देखो ना, अगर ये फर्ज करें अगर ये 200 वोल्ट पे भी है, सिंपल करते हैं इसको, तो 10 एम्पियर ये करंट ले रहा है इनटू 10 एम्पियर, तो यहाँ जी 2000 वाट बनता है। तो मेरा ख्याल में AC जो है ना 2000 वाट से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए तो फिर इसका अच्छा खासा बिल आता है ना जी। 5000 वाट में से 2000 वाट तो यही ले जाता है, तो वो भी 5000 आइडियल है जो मीटर दे रहा है हमें। उससे अब 3000 वाट में आप देख लो आपका फ्रिज, टीवी, पंखे, बाकी चीजें भी चल रही हैं। इसलिए फिर लोड का बड़ा मसला हो जाता है, इसलिए फिर लोग फिर 3 फेज मीटर लगवाते हैं। अगर 2 AC हैं या 3 है तो फिर और मसला बन जाता है, 2 तो नहीं चल पाते ना, 1 मीटर पे कभी भी 2 AC नहीं चलेंगे आपके, वो फिर स्पार्क करेगा, तारें जलेंगी उसमें ना, क्योंकि जब इतना मैक्सिमम करंट वायर में आएगा ना तो आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो डेंजर जोन में आ गया। तो आप अपने घर में अगर आपका 1 मीटर है ना तो आप 1 AC अफोर्ड कर सकते हैं विद फ्रिज, मतलब ओवन वगैरह के साथ। इस्त्री 1000 वाट की इस्त्री होती है तकरीबन, तो अगर आप फ्रिज और AC और ये सारा चला रहे हैं तो काफ़ी उस वक्त हैवी लोड पड़ रहा होता है। और इसलिए यही वजह होती है अक्सर जब AC चलता है ना उसका कंप्रेसर लाइट ब्लिंक करती है, लाइट पंखे की जो मोशन है वो एक लम्हे के लिए अल्टर करती है, उसकी यही वजह होती है ना कि वो एकदम सारी पावर को अपनी तरफ खींच लेता है करंट को, तो बाकी चीज़ों की ना एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है। फिर इसे ये है पावर मैनेजर। फिर 2 मीटर लगवाने पड़ेंगे, जी हाँ बिल्कुल, 2 मीटर लगवाएं या फिर 3 फेज मीटर लगवाएं। हमारे यहाँ तो 1 मीटर है, उस पर 4 AC। हंजला हमीद है, अच्छा फिर आपका मीटर बड़ा होगा। हंजला आपने मीटर देखा है? हंजला आपने यहाँ हमारे मुजफ्फरपुर मीटर देखे?
विंडो एसी पे चलते हैं। सर आप लोगों के नहीं देखे, हमारे यहाँ तो बस देखा हुआ है। अच्छा, उसकी ना पिक्चर लेके भेजो फिर ठीक है वो सर, मैं आपको आपको सर मेरा ख्याल है वो मीटर एक होगा आपका। अच्छा अंजला ये बताओ आपके घर में तारें कितनी आ रही हैं? सर ये अंडरग्राउंड सिस्टम है यहाँ, तारों वाला इस तरह नहीं है। अच्छा बस फिर आपके पास ना 3 फेज मीटर होगा मेरे बच्चे। मीटर एक होगा बेशक, लेकिन उसमें नहीं मीटर आपने फिर कैसे देखा अंडरग्राउंड है तो? सर मीटर बाहर लगा हुआ है इधर, घर के लगे बाहर इधर। हुआ मीटर जी, से कितनी तारें निकल रही हैं? वो दीवारों के अंदर है तारे। यार मीटर के टर्मिनल तो होंगे। सर मैं आपको पिक बना कर व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जी मैं आपको पिक बना के व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अच्छा, वो उसके ना टर्मिनल्स देखो। मेरा ख्याल में आपके पास 3 फेज एसी है बादशाह, ऐसी बात नहीं है, फिजिक्स हम पढ़ाते हैं, हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। यस सर सेम हियर 3 फेज आपका मीटर होगा। हाँ सर विंडो एसी, हाँ बोले बोले। सर विंडो एसी तो चल जाते हैं आराम से, मतलब आप कह रहे हैं 1 मीटर पे एसी चलते हैं, सर हमारे भी तो विंडो है तो उन पे तो लोड नहीं होता। एक एसी चल जाएगा, एक एसी का तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा 2 एसी। और विंडो एसी की पावर क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी इससे। सर उसकी बहुत ज्यादा होगी। कितने वाट का होगा लिखा है उसके पीछे, देखा आपने कभी? सर नहीं। हाँ 1:30 बजे क्लास शुरू करनी। बस हो रहे ऐड करो उनको, बस सीधे शिफ्ट